नमस्कार। कहते हैं कि बहुत ज्यादा उन्नत तकनीक वो किसी जादू से कम नहीं लगती। हाँ, बिल्कुल। विज्ञान कथा लेखक आर्थर सी क्लार्क की ये बात ना आज की हमारी चर्चा पर एकदम फिट बैठती है। हुँ, आज हम देख रहे हैं कि कैसे दुनिया की एक जानी मानी खुफिया एजेंसी ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो लगभग जादूगरी जैसा ही लगता है, या कहें किसी जासूसी फिल्म की कहानी जैसा। हाँ, लेकिन अजीब तरीकों से। हाँ, बेहद अजीब और कई बार तो मतलब हास्यास्पद तरीकों से। हमारी ये चर्चा उन सभी के लिए खास तौर पर दिलचस्प होगी जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जी, या फिर दुनिया खासकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और खुफिया एजेंसियों के कामकाज को गहराई से समझना चाहते हैं। सही बात है। हम आज द प्रिंट में छपी जानकारी के आधार पर सीआईए द्वारा क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो के खिलाफ रची गई कुछ हैरत अंगेज और विचित्र साजिशों का विश्लेषण करेंगे। और ये जानकारी भी मतलब पुख्ता सोर्स से है। हाँ बिल्कुल, ये सारी जानकारी जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव प्रोजेक्ट ने हाल ही में सीआईए के ही दस्तावेज जारी किए हैं, उन्हीं से आई है। अवर्गीकृत दस्तावेज। जी, तो हमारा मकसद इन दस्तावेजों और लेख से मुख्य बातें निकालना, ये समझना कि आखिर हुआ क्या था, क्यों हुआ था। और ये आज भी क्यों मायने रखता है? हाँ, और ये आज भी क्यों मायने रखता है, खासकर शासन, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं का अध्ययन करने वालों के लिए। तो चलिए इस खुफिया कहानी की परतों को खोलते हैं। शुरू करते हैं? तो शुरुआत करते हैं 1977 की सीआईए की एक आंतरिक जांच रिपोर्ट से। इसे लिखा था इंस्पेक्टर जनरल जॉन एयरमैन ने। जी। और इसी रिपोर्ट में फिदेल कास्त्रो को रास्ते से हटाने के लिए सीआईए ने जो कोशिशें की, कई अजीबोगरीब, लगभग अविश्वसनीय उनका खुलासा होता है। हाँ, कुछ तो बिल्कुल ही मतलब कल्पना से परे लगती हैं। हाँ, कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाए। सोचिए, कास्ट्रो को तोहफे में एक डाइविंग सूट देना जिस पर अंदर से खतरनाक जहरीला फंगस लगा हो जो त्वचा रोग पैदा कर दे। अरे बाप रे। या फिर एक आम सा दिखने वाला बॉल पॉइंट पेन जिसके अंदर एक बेहद बारीक सुई छिपी हो। हाँ, और उसमें जहर। हाँ, जिसमें घातक कीटनाशक भरा हो। और ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती। हाँ, उनके पसंदीदा सिगार में बोटुलिनस टॉक्सिन लगाना, ये एक बहुत ही शक्तिशाली जहर है जो मतलब मांसपेशियों को लकवाग्रस्त कर सकता है। अच्छा, सिगार में भी। जी हाँ। फिर एक छोटी शीशी तैयार करना जिससे उनके ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में एलएसडी जैसी मतिभ्रम पैदा करने वाली दवा स्प्रे की जा सके एलएसडी। स्टूडियो में। हाँ, यहाँ तक कि उनकी चाय या कॉफी में मिलाने के लिए शंखविष तैयार करना, मतलब शेलफिश वेनम। अच्छा, जिसे शुगर फ्री मिठास के रूप में छिपाया गया था। ये सब सुनने में किसी किसी जासूसी नॉवेल जैसा लगता है। जहरीला डाइविंग सूट, जहरीला पेन, जहरीले सिगार। बिल्कुल। यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो है इन योजनाओं की रचनात्मकता, भले ही वो कितनी भी भयानक क्यों ना हो, और उनका समय। टाइमिंग। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि ये कोई एकाध कोशिश नहीं थी। ये साजिशें 1959 से 1963 के बीच कम से कम 5 अलग-अलग चरणों में चली। 5 चरणों में? जी, ये क्यूबा क्रांति के शुरुआती साल थे। शीत युद्ध तेजी से गरमा रहा था। ये योजनाएं दिखाती हैं कि उस दौर में कास्ट्रो को सत्ता से हटाने के लिए सीआईए किस हद तक बेताब थी, शायद हताश भी। और इसी सिलसिले में एक बेहद चौंकाने वाला, बल्कि कहें तो डरावना संयोग भी सामने आता है। हाँ, वो पेन वाली घटना से जुड़ा हुआ। हाँ, हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि वो खास पेन जिसमें कीटनाशक भरी सुई थी, पेरिस में 22 नवंबर 1963 को एक संभावित हत्यारे को सौंपा जा रहा था। 22 नवंबर 1963। अब सोचिए, ठीक वही तारीख 22 नवंबर 1963, जब डैलस टेक्सास में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या इन दोनों घटनाओं के बीच कोई कोई सीधा संबंध था? देखिए, दस्तावेज इन दोनों घटनाओं को सीधे तौर पर नहीं जोड़ते। ये महज एक भयानक संयोग हो सकता है। लेकिन ये उस दौर के तनाव, दुनिया भर में फैली गुप्त गतिविधियों के जाल और अनिश्चितता को जरूर उजागर करता है। क्यूबा मिसाइल संकट को ज्यादा समय नहीं हुआ था। हाँ, माहौल बहुत गर्म था। हाँ, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव चरम पर था। क्यूबा इस संघर्ष का एक अहम केंद्र था। इस माहौल में ऐसी गुप्त योजनाएं और इस तरह के संयोग वो उस समय की जटिल और खतरनाक राजनीतिक तस्वीर का हिस्सा लगते हैं। तो ये तो हुई जान लेने की कोशिशें, लेकिन जाहिर है सीआईए सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। एक और अजीब योजना थी जिसका मकसद शायद कुछ और था।
हाँ, जांच रिपोर्ट में एक और विचित्र प्रस्ताव का जिक्र है। वो था कास्त्रो के जूतों में थाइलियम नमक डालना। जूतों में थाइलियम नमक? जी, थाइलियम एक भारी धातु है जिसके संपर्क में आने से बाल झड़ने लगते हैं। जूतों में, ताकि उनके बाल झड़ जाएं? मतलब उनकी मशहूर दाढ़ी। इसके पीछे क्या सोच थी? मकसद जान लेना तो नहीं था? नहीं, इसका मकसद शारीरिक नुकसान से ज्यादा मनोवैज्ञानिक था। मनोवैज्ञानिक? विचार कैसे? ये था कि फिदेल कास्त्रो की दाढ़ी उनकी क्रांतिकारी पहचान, उनकी ताकत और मर्दानगी का प्रतीक बन चुकी थी। हाँ, वो तो उनकी पहचान थी। बिल्कुल। तो सीआईए को लगा कि अगर उनकी दाढ़ी झड़ जाए तो उनकी ये शक्तिशाली छवि धूमिल हो जाएगी, शायद लोग उनका मजाक उड़ाएंगे और क्यूबा के लोगों के बीच उनका प्रभाव कम हो जाएगा। अच्छा। ये दिखाता है कि सीआईए सिर्फ शारीरिक हमले ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध और छवि खराब करने के तरीकों पर भी काम कर रही थी। ये तो वाकई मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक अनोखा तरीका है। अब सवाल ये उठता है कि इन सब खतरनाक और अजीब योजनाओं के पीछे कौन लोग थे? क्या ये सिर्फ सीआईए के अधिकारी थे या कोई और भी शामिल था? यहीं पर कहानी और पेचीदा हो जाती है। जांच रिपोर्ट रॉबर्ट माहेयू नाम के एक निजी जासूस की तरफ इशारा करती है, जिसके संबंध संगठित अपराध जगत यानी अमेरिकी माफिया से थे। माफिया से? हाँ, दरअसल 1959 में क्रांति के बाद क्यूबा ने विदेशी मुद्रा कमाने के लिए अपने कैसीनो फिर से खोल दिए थे। अच्छा। इसने अमेरिकी जुआ सिंडिकेट को क्यूबा में वापस अपने पैर जमाने का मौका दे दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि सीआईए ने कास्ट्रो को हटाने के लिए माफिया की मदद ली? मतलब एक सरकारी एजेंसी अपराधियों के साथ मिलकर काम कर रही थी? दस्तावेज तो यही बताते हैं। शिकागो के कुख्यात गैंगस्टर सल्वाटोर जियानकाना जैसे बड़े माफिया सरगनाओं का नाम इस सिलसिले में सामने आता है। अरे! और सीआईए की तरफ से भी बड़े अधिकारी शामिल थे, जैसे पश्चिमी गोलार्ध संचालन के प्रमुख जेसी किंग, योजनाओं के उपनिदेशक रिचर्ड बिसेल और तकनीकी सेवाओं के प्रमुख सिडनी गॉटलिब। ये वही सिडनी गॉटलिब हैं जिनका नाम आगे चलकर और भी गंभीर मामलों में आएगा। यानी लक्ष्य हासिल करने के लिए एजेंसी, मतलब स्थापित प्रक्रियाओं, नैतिक सीमाओं और शायद कानूनी दायरों को भी लांघने को तैयार थी। बिल्कुल। ये यूपीएससी के परीक्षार्थियों के लिए एक दिलचस्प केस स्टडी है। कैसे राज्य प्रायोजित गतिविधियों में गैर राज्यकर्ताओं जैसे संगठित अपराध समूहों का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके क्या नैतिक और रणनीतिक निहितार्थ होते हैं। बिल्कुल, ये खुफिया एजेंसियों के संचालन, उनकी जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उठाए जाने वाले कदमों की नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इतनी विस्तृत योजनाएं, इतने बड़े नाम शामिल, सीआईए, माफिया, तो क्या ये योजनाएं कभी सफल हुईं? क्या कास्त्रो को कभी नुकसान पहुंचा? सफलता तो बहुत दूर की बात है। इनमें से ज्यादातर योजनाएं तो शुरू होने से पहले ही या शुरुआती चरण में ही बुरी तरह विफल हो गईं। अच्छा। हाँ, कई तो लगभग मजाकिया तरीके से विफल हुईं। दस्तावेज दिखाते हैं कि जो जहरीली मिठास कास्त्रो की चाय या कॉफी में मिलाने के लिए बनाई गई थी, हाँ, वो तरल में ठीक से घुलती ही नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं? मतलब दुनिया की सबसे शक्तिशाली और साधन संपन्न खुफिया एजेंसियों में से एक, वो जहर घोलने के बेसिक काम में विफल हो रही है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है। ये उनकी तैयारियों और अमल पर सवाल खड़े करता है। और ये अकेला उदाहरण नहीं है। जब उन्होंने जहर का असर जांचने के लिए गिनी पिग पर परीक्षण किया तो पाया कि उन पर जहर का कोई असर ही नहीं हो रहा। इसके बाद सीआईए के रसायनज्ञों को बंदरों पर परीक्षण करने पड़े, जो सफल रहे। ये पूरी प्रक्रिया की अव्यवस्थित, जल्दबाजी में की गई और मतलब ट्रायल एंड एरर वाली प्रकृति को दिखाता है। और फिर वो किस्सा भी है जब उन्होंने कास्त्रो के दफ्तर में ही किसी को जहर देने के लिए भर्ती करने की कोशिश की, वो भी नाकाम रहा। हाँ, वो भी एक क्लासिक विफलता की कहानी है। जुआन ओर्ता नाम का एक व्यक्ति, जो उस समय कास्त्रो के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण पद पर था, उसे सीआईए और उसके माफिया संपर्कों ने भर्ती किया था। काम सीधा था, जहर की गोलियां लेना और मौका देखकर कास्त्रो के चाय या कॉफी में मिला देना। लगता तो सीधा है, फिर क्या हुआ? लेकिन इससे पहले कि ओर्टा ऐसा कुछ कर पाता, 26 जनवरी 1961 को उसने अपना पद ही छोड़ दिया। पद छोड़ दिया? हाँ, बाद में उसने हवाना में वेनेजुएला के दूतावास में शरण ले ली। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सीआईए और माफिया को ओर्टा के पद छोड़ने या उसके राजनीतिक पतन के बारे में पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला? वो महीनों तक इंतजार करते रहे। बाद में उन्होंने मान लिया कि ओर्टा आखिरी समय में डर गया या हिम्मत हार गया। गॉट कोल्ड फीट। यानी जमीनी हकीकत और खुफिया जानकारी में कितना बड़ा अंतर था। ये तो वाकई लगभग हास्यास्पद है, अगर इसके पीछे का इरादा इतना जानलेवा न होता। सही कहा।
ये विफलताएं दिखाती हैं कि खुफिया ऑपरेशन कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं और जमीनी हकीकत से कटना कितना महंगा पड़ सकता है। ये विफलताएं कहानी का एक पहलू है, लेकिन जैसा कि आपने पहले इशारा किया, इंस्पेक्टर जनरल ईयरमैन की उसी जांच रिपोर्ट ने सिर्फ क्यूबा ऑपरेशनों की कमियों को ही उजागर नहीं किया, नहीं, बल्कि CIA द्वारा किए जा रहे कुछ और भी ज्यादा चिंताजनक और नैतिक रूप से भयावह प्रयोगों का भी पर्दाफाश किया। हाँ। और इस बार निशाना विदेशी नेता नहीं बल्कि अमेरिकी नागरिक थे। हाँ, और ये पहलू शायद कास्त्रो की साजिशों से भी ज्यादा गंभीर है। एयरमैन की रिपोर्ट से पता चला कि CIA ने अनजान अमेरिकी नागरिकों पर LSD का गुप्त रूप से प्रयोग किया था। LSD अपने ही नागरिकों पर? जी, LSD एक बहुत शक्तिशाली मतिभ्रम पैदा करने वाली दवा है। सोचकर ही सिहरन होती है कि एक सरकारी एजेंसी अपने ही नागरिकों पर उनकी जानकारी और सहमति के बिना ऐसी खतरनाक दवाओं का परीक्षण कर रही थी। ये तो मानवाधिकारों और नैतिक सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है। इसका मकसद क्या था? CIA ऐसा क्यों कर रही थी? दस्तावेज सीधे तौर पर मकसद साफ नहीं करते, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद वे LSD का इस्तेमाल दिमाग पर काबू पाने, माइंड कंट्रोल, पूछताछ के दौरान सच उगलवाने, अच्छा, या दुश्मन को बिना मारे अक्षम करने के तरीके खोजने के लिए कर रहे थे। शीत युद्ध के दौर में इस तरह के चमत्कारिक तरीकों की तलाश जोरों पर थी। 29 नवंबर 1963 के एक मेमो में ये दर्ज है कि भविष्य में ऐसे किसी भी परीक्षण के लिए CIA निदेशक की व्यक्तिगत मंजूरी जरूरी होगी। ये अपने आप में एक स्वीकारोक्ति थी कि ऐसे प्रयोग पहले बिना उच्च स्तरीय मंजूरी के हो रहे थे। और ये सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं था, जानवरों पर भी? नहीं, नए जारी दस्तावेज ये भी दिखाते हैं कि CIA के रसायनिज्ञों, खासकर सिडनी गॉडलिप की टीम ने LSD का प्रयोग कुत्तों, बिल्लियों और खरगोशों पर भी किया था। जानवरों पर भी क्रूर प्रयोग किए गए और मामला यही नहीं रुका। 1975 में CIA के मुख्य रसायनिज्ञ सिडनी गॉडलिप, वही कास्ट्रो प्लॉट वाले, हाँ वही, उन्होंने सीनेट की एक समिति के सामने गवाही दी। उन्होंने स्वीकार किया कि कैद अपराधियों के लिए बनी मनोरोग सुविधाओं में बंद कैदियों को उनकी सहमति के बिना दवा दी गई थी। कैदियों पर बिना सहमति के? जी, तर्क वही पुराना दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा। क्या उन्होंने खुद भी इन दवाओं का सेवन किया था, जैसा कि कुछ कहानियों में कहा जाता है? हाँ, गॉटलिब की गवाही के अनुसार कुछ CIA कर्मियों ने भी LSD का सेवन किया था। उनका दावा था कि अगर दुश्मन उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल करता है तो उन्हें इसके प्रभावों से परिचित होना जरूरी है। ये तर्क भी अजीब है। हाँ, ये तर्क भी सवालों के घेरे में है और इसे खुद पर प्रयोग के बहाने के तौर पर भी देखा जा सकता है। इन भयानक प्रयोगों के क्या परिणाम हुए? क्या किसी को गंभीर नुकसान पहुंचा? कम से कम एक मामले का दस्तावेजों में जिक्र है जहां कंटकी में एक कैदी को गुप्त रूप से LSD की बहुत ज्यादा खुराक दी गई थी। अच्छा। इसके बाद कुछ व्यक्ति में गंभीर क्लासिक पैरानॉइड प्रतिक्रिया हुई, यानी वो गंभीर मानसिक भ्रम, डर और संदेह का शिकार हो गया। और इससे भी बुरी बात यह हुई कि एक मनोचिकित्सक, जिसे ये पता नहीं था कि मरीज को LSD दिया गया है, ने उस व्यक्ति को स्थायी रूप से मानसिक रूप से बीमार, स्किज़ोफ्रेनिक घोषित कर दिया। क्या मतलब एक गुप्त प्रयोग ने एक इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी? हाँ, इसी से जुड़ा एक और कार्यक्रम था जिसका कोड नेम था आर्टिचोक। आर्टिचोक? जी, इसमें लोगों को उनकी जानकारी के बिना बार्बिटोरेट्स देना शामिल था। ये एक तरह की दवा है जो गहरी नींद या बेहोशी ला सकती है। ओहो। गॉटलिब ने सीनेट को बताया कि ये परीक्षण सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि यूरोप भर में भी ऐसे लोगों पर किए गए थे जिन्होंने इसके लिए सहमति नहीं दी थी। संभवतः इनका मकसद भी पूछताछ की नई तकनीकें विकसित करना था। ये सब सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये दर्शाता है कि ये अनैतिक गतिविधियां कितनी व्यापक थीं और कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बुनियादी मानवाधिकारों को कुचला जा रहा था। सही कहा। UPSC के परीक्षार्थियों के लिए ये राज्य की शक्तियों के दुरुपयोग, सरकारी एजेंसियों पर निरीक्षण और नियंत्रण की आवश्यकता और नैतिकता GS पेपर 4 एथिक्स के सवालों का एक बेहद गंभीर और प्रासंगिक उदाहरण है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि जब अपार शक्ति बिना पर्याप्त निगरानी और जवाबदेही के मिलती है तो उसके दुरुपयोग की कितनी ज्यादा संभावना होती है। तो कुल मिलाकर इन सब का क्या मतलब निकलता है? फिदेल कास्ट्रो को हटाने की ये सारे अजीबोगरीब, असफल और महंगे प्रयास, और फिर अमेरिकी नागरिकों और अन्य लोगों पर किए गए ये नैतिक रूप से अस्वीकार्य और खतरनाक प्रयोग, इन सब का हासिल क्या रहा? क्या CIA को लगा कि ये सब सार्थक था? शायद इसका सबसे अच्छा जवाब खुद सिडनी गॉटलिब ने ही दिया था जब वे 1975 में सेनेट की समिति के सामने गवाही दे रहे थे। क्या कहा उन्होंने?
उन्होंने कहा, और मैं उनके शब्दों को लगभग उद्धृत कर रहा हूं, हर चीज के नतीजों ने हमें बताया कि खर्च किया गया पैसा, खर्च किया गया प्रयास, इसमें शामिल सुरक्षा जोखिम, जब आप इन सबको जोड़ते हैं तो ये शायद बहुत ज्यादा फायदे वाला कार्यक्रम नहीं था। बहुत ज्यादा फायदे वाला कार्यक्रम नहीं था, मतलब नॉट अ हाई पे ऑफ प्रोग्राम। इतनी तबाही और नैतिक पतन के बाद बस ये नतीजा। हाँ, ये एक तरह से उस पूरे दौर की हताशा, शीत युद्ध के पागलपन, नैतिक अस्पष्टता और गुप्त अभियानों की अंतर्निहित अप्रत्याशितता को दर्शाता है। ये दिखाता है कि खुफिया एजेंसियां अपने कथित राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस हद तक जा सकती हैं। नियमों को तोड़ना, अपराधियों से हाथ मिलाना, अपने ही नागरिकों पर प्रयोग करना। लेकिन अक्सर नतीजा अनिश्चित होता है और मानवीय व नैतिक कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ती है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सरकारी नैतिकता, मानवाधिकार और खुफिया अभियानों के इतिहास का एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। बिल्कुल। यह दिखाता है कि कैसे अच्छी मंशा अगर थी भी तो भयानक कार्यों को जन्म दे सकती है, और कैसे शक्ति का अनियंत्रित प्रयोग, खासकर गुप्त दायरे में, बेहद खतरनाक हो सकता है। सही कहा। तो सीआईए की कास्ट्रो को निशाना बनाने की ये विचित्र कोशिशें और उनसे जुड़े अनैतिक प्रयोग हमें उस दौर की गुप्त दुनिया की एक बेहद स्याह और परेशान करने वाली झलक देते हैं। ये सिर्फ असफल जासूसी कारनामों या अजीब योजनाओं की कहानी नहीं है। यह कहानी है सत्ता के दुरुपयोग की, नैतिकता की सीमाओं के धुंधला जाने की और अप्रत्याशित, अक्सर दुखद परिणामों की। बिल्कुल। और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किन साधनों का उपयोग उचित माना जा सकता है। सही सवाल है। खासकर लोकतांत्रिक समाजों में गुप्त कार्रवाइयों की निगरानी और जवाबदेही कितनी महत्वपूर्ण है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया जाता है तो शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय होने चाहिए? ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हमारे श्रोताओं के लिए, विशेष रूप से यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, द प्रिंट में प्रकाशित ये जानकारी और हमारा ये विश्लेषण महत्वपूर्ण केस स्टडीज प्रदान करते हैं। जी। ये नैतिकता जीएस पेपर 4, आधुनिक विश्व इतिहास जीएस पेपर 1, आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जीएस पेपर 2 और 3 जैसे कई विषयों के लिए प्रासंगिक सामग्री है। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सवाल या विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हाँ बिल्कुल। और अगर आपके कोई और प्रश्न है या आप किसी और पहलू पर चर्चा चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं। और अंत में सोचने के लिए एक विचार। ये दस्तावेज हमें शीत युद्ध के दौर की गुप्त कार्रवाइयों, जहर, ड्रग्स, मनोवैज्ञानिक चालें की एक झलक देते हैं। जी। आज हम डिजिटल निगरानी, साइबर युद्ध और सूचना युद्ध के युग में जी रहे हैं। जरा सोचिए, आज के दौर में अदृश्य रूप से प्रभाव डालने और नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास कैसे विकसित हुए होंगे। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या वे ज्यादा सूक्ष्म हो गए हैं, ज्यादा व्यापक, या शायद किसी और मायने में ज्यादा खतरनाक? इस पर विचार कीजिएगा।